सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन अनदर पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी द ओरिजिन ऑफ एंथैल्पी चेंज, और उसके बाद हम देखेंगे एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशंस एंड देन वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल ऑन इट। तो इससे पहले हमने देखा एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, या जिसको हम रिएक्शन एंथैल्पी कहते हैं। अभी तक अगर वो आपने नहीं देखा है तो यू कैन वॉच फ्रॉम द एबो लिंक और इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो ओरिजिन ऑफ एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन या एंथैल्पी चेंज जो है डेल्टा एच, इसका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है। देखो इससे पहले हमने देखा है दैट वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। सो एंडोथर्मिक में हीट एनर्जी इज एब्जॉर्बड एंड एक्सोथर्मिक में हीट एनर्जी इज इवॉल्वड। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है, ये कैसे एब्जॉर्ब और कैसे इवॉल्व होती है किसी भी रिएक्शन के अंदर, तो इसका ओरिजिन क्या है वो हम देखते हैं। एक्चुअली यू नो दैट whenever a chemical reaction takes place, वहाँ पे old bonds break होते हैं and new bonds are formed। जैसे if we take a simple reaction, let's say the combustion reaction of coal, है ना, जैसे wood के अंदर क्या होता है, we know that there is carbon inside the wood and when it burns in presence of oxygen, so what it forms carbon dioxide। तो मुझे बताओ यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, during a chemical reaction old bonds are broken and new bonds are formed। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऐसा ही होता है दैट ओल्ड बॉन्ड्स दे गेट ब्रोकन डाउन एंड न्यू बॉन्ड्स दे आर फॉर्मड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये कार्बन था, अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड था और यहाँ पे ये बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल दैट इज लीनियर। अब यहाँ पे मुझे आप बताओ दैट पहले ये जो बॉन्ड था दिस इज द ओल्ड बॉन्ड, है ना, रिएक्टेंट्स में O2 was our reactant, so this is the old bond। अब रिएक्शन के दौरान ये बॉन्ड टूट जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बॉन्ड किसके दरमियान बना, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बना, सो दिस इज द न्यू बॉन्ड फॉर्मड। और जब रिएक्शन के अंदर ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तब एनर्जी हमें यहाँ से ही देनी पड़ती है, दैट मीन्स एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक एन ओल्ड बॉन्ड। और सिमिलरली जब कोई नया बॉन्ड बनता है तो वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड। ये आपने पढ़ा है VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि जब भी बॉन्ड बन जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी इज रिलीज्ड, तभी मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। तो यही है ओरिजिन ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन। सो हम लिखेंगे यहाँ पे दैट डेल्टा एच जो है, सो फॉर ए गैसियस रिएक्शन, है ना, यूजुअली हम जब भी एनर्जी चेंजेस निकालते हैं तो किस रिएक्शन में निकालते हैं, गैसियस रिएक्शन में। क्योंकि अगर देखो इन केस ऑफ गैसियस स्टेट मॉलिक्यूल्स जो है ये अच्छे से यहाँ पे इंट्रैक्शन एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। सॉलिड्स में वेरी क्लोज पैकिंग होती है तो वहाँ पे इंटर पार्टिकल इंट्रैक्शन दैट इज नॉट वेरी मच सिग्निफिकेंट, बट इन केस ऑफ गैसियस स्टेट मॉलिक्यूल्स आर वेरी फ्री टू मूव, तो यहाँ पे हम इजीली एनर्जी चेंजेस मेजर कर सकते हैं। सो फॉर गैसियस रिएक्शन चेंज इन एंथैल्पी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इसका ओरिजिन कहाँ से है, तो हम लिखेंगे इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड to break the bonds in reactants या in reactant molecules, है ना। कितनी एनर्जी हमें लगेगी किसके लिए, to break the bonds in reactant molecules, और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एनर्जी released when new bonds are formed in product molecules, है ना। जब प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल बन जाएंगे तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, सो बॉन्ड बनने के दौरान एनर्जी क्या होती है, रिलीज्ड। सो एनर्जी रिलीज्ड व्हेन न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्मड इन प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, तो वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किस में से, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, दैट विल गिव यू द चेंज इन एंथैल्पी। तो ये हम इसका ओरिजिन याद रखेंगे दैट एक्चुअली जब भी एक केमिकल रिएक्शन होती है ओल्ड बॉन्ड्स दे गेट ब्रोकन डाउन एंड एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर दैट, एंड व्हेनेवर न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्मड तब एनर्जी रिलीज होती है। और वो एनर्जी कितनी रिलीज होगी, है ना, अब यहाँ भी डिपेंड करेगा। देखो अगर डेल्टा एच जो है इफ़ इट इज़ नेगेटिव, सो दैट मीन्स योर प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। You already know the sign convention. If delta H is positive, then reaction is endothermic.
पर ये कब नेगेटिव आएगा और ये कब पॉजिटिव आएगा, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो अगर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स ज़्यादा लग रही है, अगर आपको एनर्जी ज़्यादा लग रही है किसके लिए, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, एज कंपेयर टू द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, एट दैट टाइम डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव। ठीक है ना, डेल्टा एच तभी पॉजिटिव आ जाएगा जब आपको एनर्जी ज़्यादा लगेगी बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, या when more energy is required to break the old bonds in reactant molecules as compared to the energy released, है ना, when new bonds are formed in the product molecules, at that time delta H will be positive and reaction will be, process will be endothermic, reaction will be endothermic। और सिमिलरली मुझे बताओ, जब एनर्जी आपको कम लग रही है बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, ओल्ड बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी कम लग रही है और एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही है व्हेन न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, एट दैट टाइम डेल्टा एच वैल्यू जो होगा इट विल बी नेगेटिव। सो एट दैट टाइम रिएक्शन और प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। सो दिस इज द ओरिजिन ऑफ चेंज इन एंथैल्पी या रिएक्शन। एंथैल्पी जिसको हम कहते हैं कि जब भी एक रिएक्शन होती है तो वहाँ पे जो टोटल एनर्जी चेंज है, दैट इज दिस रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच, है ना, वो किस पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी एनर्जी लग रही है ओल्ड बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए और आपको कितनी एनर्जी वहाँ से रिलीज हो रही है जब न्यू बॉन्ड्स बन रहे हैं। सो इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ओल्ड बॉन्ड्स इज मोर एज कंपेयर टू द एनर्जी released during the formation of new bonds, at that time delta H positive होगा, process will be endothermic। and similarly if the amount of energy released is more as compared to the energy required to break the old bonds, at that time delta H का जो value होगा it will be negative because it is calculated as, है ना, energy required to break the bonds in reactant molecules, और subtract करेंगे, minus करेंगे energy released when new bonds are formed in product molecules। so this was the origin of enthalpy change। now let's see the enthalpy change during phase transformation। so phase transformation that means जब एक phase convert होगा या चेंज होगा दूसरे फेज में, तो वहाँ पे कितनी एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी या तो रिलीज होगी, है ना, दो ही चीज़ें हो सकती है, इधर प्रोसेस कैन बी एंडोथर्मिक और इट कैन बी एक्सोथर्मिक। तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी या कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन, दैट्स कॉल्ड द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले जो हम देखें, जैसे सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, तब कितनी एनर्जी लगेगी, और फिर लिक्विड को जब अगर आप गैस में कन्वर्ट कर रहे हो वेपर्स में, तो कितनी एनर्जी लग रही है। सिमिलरली अगर सॉलिड को डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे वेपर्स में, दैट इज द सब्लिमेशन, उस वक्त कितनी एंथैल्पी चेंज होगी वहाँ पे, तो ये हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी द फर्स्ट जो हम देखेंगे एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन में, तो वो हम देखेंगे दैट्स कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच एफ यू एस से, या पूरा भी आप लिख सकते हैं फ्यूजन डेल्टा एच। और जब हम लिखेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, तब कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा एच नॉट से, ये मैंने ऑलरेडी बताया है, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, दैट मीन्स व्हेन द रिएक्टेंट्स आर टेकन इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। और स्टैंडर्ड स्टेट आप याद रखेंगे, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस का मतलब होता है जब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हम रिएक्टेंट्स लेंगे और प्रेशर होगा 1 बार और रिएक्टेंट्स होंगे इन द प्योर फॉर्म, दैट्स कॉल्ड द स्टैंडर्ड स्टेट। So you will note down this, that standard enthalpy of fusion अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे हम नॉट दिखाते हैं। So delta H naught FUS, it means standard enthalpy of fusion। So enthalpy of fusion, or we can say standard enthalpy of fusion। So नॉट मैंने यहाँ पे लिखा, तो that means under standard conditions, तो usually हम यही लेते हैं standard enthalpy of fusion। और ये जो standard enthalpy of fusion है, अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। सो इट इज द एंथैल्पी चेंज, सो राइट डाउन, इट इज द एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज। अब बताओ एंथैल्पी चेंज में दोनों आ जाएंगे, एंथैल्पी चेंज दैट इज डेल्टा एच, डेल्टा एच कैन बी इधर पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। पॉजिटिव होगा तो दैट मीन्स एंडोथर्मिक, दैट इज हीट इज एब्जॉर्बड, है ना। डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो दैट मीन्स एक्सोथर्मिक, हीट इज इवॉल्वड। पर मुझे बताओ हमें करना क्या है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या हुआ, सॉलिड को आपको कन्वर्ट करना है इनटू लिक्विड, जिसको आप मेल्टिंग भी कहते हैं,
मेल्टिंग और फ्यूजन एक ही बात है, ये आप नोट डाउन करेंगे। फ्यूजन का मतलब यहाँ पे क्या है, दैट सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, तो दैट मीन्स सॉलिड फेज किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड फेज में। तो आपको कितनी हीट एनर्जी यहाँ से देनी पड़ेगी, है ना, राइट। एनर्जी इज टू बी गिवन टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, दैट मीन्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी, तभी तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, लिक्विड स्टेट में फ्रॉम द सॉलिड स्टेट। सो एंथैल्पी चेंज, तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं दैट इज हीट absorbed, है ना, enthalpy change, that is heat absorbed when 1 mole of solid at a constant temperature, है ना। एक्चुअली ये जो constant temperature है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, it is actually the melting point. So at melting point सॉलिड किस टेम्परेचर पे मेल्ट होगा, टेम्परेचर वही रखेंगे। सो व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट 1 बार प्रेशर, है ना, प्रेशर हम कितना ले रहे हैं, 1 बार, क्योंकि इस वक्त हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, स्टैंडर्ड, अंडर दैट मीन्स हाँ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, दैट मीन्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, दैट मीन्स व्हेन द रिएक्टेंट्स आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, जैसे यहाँ पे जो स्पेसिफिक टेम्परेचर है दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट, एंड एट 1 बार प्रेशर एंड रिएक्टेंट शुड बी इन द प्योर फॉर्म. So it is the enthalpy change when 1 mole of solid at a constant temperature, that means at a melting point and at 1 bar pressure, is converted into liquid state. So उस वक्त इसको हम क्या बताएंगे, that is the standard enthalpy of fusion. हमें कितनी enthalpy change होती है, that means कितनी heat energy absorb हो रही है जब 1 mole solid at constant temperature, that means at melting point and at 1 bar pressure convert हो जाएगा into the liquid state. So let's give the example. For example, हमारे पास water है in the solid state, that means we are having ice, है ना, तो इसको melt करना है water में, तो ये कब water में convert होता है, at 0 degree Celsius, that is the melting point of ice, है ना। तो water जो है that's your, चलो इसको ऐसे लिखेंगे H2O लिक्विड, है ना, सो दैट्स योर वाटर। अब मुझे बताओ, जब आप 1 मोल, है ना, 1 मोल आइस कन्वर्ट करेंगे इनटू 1 मोल वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो आपको कितनी हीट यहाँ पे देनी पड़ेगी, या व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय दिस आइस इन ऑर्डर टू गेट कन्वर्टेड इनटू दिस लिक्विड फॉर्म। तो दैट इज द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच एफ यू एस, और यहाँ पे अंडर स्टैंडर्ड स्टेट में हम ये स्टैंडर्ड कंडीशंस में देख रहे हैं, तो इसको बताएंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, या इट इज आल्सो नोन एज मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी इसको हम कैसे कह सकते हैं, मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्यों हम इसको कह सकते हैं मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, बिकॉज वी आर कन्वर्टिंग 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट, है ना, into liquid state। तो यहाँ पे देखा गया for ice it is 6.0 kilojoule per mole, so this much amount of heat is to be given to this ice, या this much amount of heat is absorbed by the ice, या this is the enthalpy change जो यहाँ पे देखा गया। So enthalpy change when 1 mole of solid at a constant temperature, that is its melting point, and at 1 bar pressure is converted into liquid state, that is the standard enthalpy of fusion. So standard enthalpy of fusion is 6 kilojoule per mole for ice, but at what conditions, at 0 degree Celsius, 0 degree Celsius, है ना, that is 273 Kelvin, और you can write 273.15 Kelvin exact अगर आप लिखेंगे, तो तब ये आप लिख सकते हैं 6.0 किलो जूल पर मोल। सो इट इज़ फॉर 1 मोल, तभी इसको हम कह सकते हैं मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। सो इट इज़ द इंथैल्पी चेंज when 1 mole of solid is converted into liquid state at constant temperature, and that is the melting point यहाँ पे, and at 1 bar pressure. So this is called a standard enthalpy of fusion. तो for different substances यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टेबल के अंदर the standard enthalpy of fusion
ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, ठीक है ना. सो इट इज़ इन किलो जूल पर मोल. नाउ नेक्स्ट जो हम देखेंगे दैट इज़ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. सो सेकंड जो हम देखेंगे दैट इज़ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. तो इसका क्या मतलब हुआ? सो दैट इज़ द सिंपली, हाँ इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे पहले यहाँ पे दिखाएंगे. सो डेल्टा एच वी ए पी वेपराइजेशन है, और अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस तो नॉट से दिखाएंगे डेल्टा एच नॉट. तो अब मुझे आप बताएंगे सो कैसे इसको डिफाइन करेंगे. सो इट इज़ द एंथैल्पी चेंज. सो एंथैल्पी चेंज दैट इज एक्चुअली व्हाट, it is the heat absorbed, है ना, it is the heat absorbed by the reactant molecule. So enthalpy change when 1 mole of liquid, when 1 mole of liquid gets converted into vapors at constant temperature, that means at its boiling point. जैसे उसमें आपने क्या देखा, at its melting point, constant temperature जो वहाँ पे हम लेते थे that was the melting point. तो यहाँ पे लिखेंगे at its boiling point and at 1 bar pressure. 1 bar pressure. या किसी वक्त हाँ कुछ बुक्स में लिखा होगा 1 atmospheric pressure. That's 1 atmosphere. Actually ये जो 1 bar 1 एटमॉस्फेयर दे आर नियरली सेम, है ना. जैसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 1 atm किसके बराबर होता है, 1.01325 बार. तो दैट मीन्स नियरली इनका वैल्यू सेम है, बट अब डिफरेंस याद रखेंगे दैट 1 एटमॉस्फेयर इज हाउ मच बार, इट इज़ 1.01325 बार, या फॉर सिंपलिसिटी यू कैन राइट इट एज 1.013 बार. इतना भी आप याद रख सकते हैं, बट एग्जैक्ट इज दिस वन. तो आप मुझे बताओ क्या समझ में आया, कितनी एंथैल्पी चेंज होगी. यूजुअली क्या, हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, है ना, क्योंकि आप लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, इनटू द वेपर्स. तो वो तभी होगा जब आप एनर्जी यहाँ से देंगे. दैट मीन्स डेल्टा एच का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव. इट विल बी डेफिनेटली पॉजिटिव, क्योंकि ये प्रोसेस जो है एंडोथर्मिक है, क्योंकि जब आप एक लिक्विड को हीट देंगे तभी तो वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स में. सो इट इज द एंथैल्पी चेंज दैट इज यूजुअली हीट एब्जॉर्ब्ड. अभी आपको खुद समझ में आ रहा होगा एब्जॉर्ब होगा या रिलीज होगा, है ना, एब्जॉर्ब. सो व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर्स बट एट इट इज हाँ बॉइलिंग पॉइंट. ये तो कॉमन सी बात है, एक लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करना है, बॉयल किस पे हो जाएगा, एट बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे. सो एट 1 बार प्रेशर तभी इसको बताएंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. बट हाँ ये जो आपके पास लिक्विड होना चाहिए इट शुड बी इन प्योर फॉर्म. सो लेट्स गिव द एग्जांपल. फॉर एग्जांपल आपके पास यही वाटर है, इट इज़ इन द लिक्विड स्टेट. अब इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, वाटर वेपर्स में. दैट मीन्स हाँ वाटर इन द गैसियस स्टेट, दैट मीन्स वेपर्स को हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे गैस. सो कब ये ऐसा होगा, एट 100 डिग्री सेल्सियस. व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इट इज़ नियरली 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना. हाँ यूजुअली मैंने बता दिया दैट यू कैन ऑल्सो टेक इट एज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नाउ एट दिस बॉइलिंग पॉइंट आपको कितनी हीट एनर्जी यहाँ पे देनी पड़ रही है, या कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ताकि 1 मोल वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, into 1 mole vapors. So that is the enthalpy of vaporization, standard enthalpy of vaporization. और ये कितना देखा गया for 1 mole of water, it is 40.79 kilojoule per mole. So this much amount of heat is absorbed. Yeah, this is the enthalpy change when 1 mole of water liquid है ना, it gets converted into 1 mole vapors at 1 bar pressure या 1 atmospheric pressure and at its boiling point. So this is the standard enthalpy of vaporization. And for other liquids or substances, यहाँ पे टेबल में आप देख सकते हैं standard enthalpy of vaporization for other substances. Now let's see the third type of enthalpy change during phase transformation, that is the enthalpy of sublimation. So third type of enthalpy change जो हम देखने जा रहे हैं, that is the standard enthalpy of sublimation.
स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एच एस यू बी से, सब्लिमेशन, और यहाँ पे नॉट है ना, दैट इज द स्टैंडर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस या व्हेन द रिएक्टेंट्स और इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। तो बताओ कैसे डिफाइन करेंगे, अब आप खुद डिफाइन इसको कर सकते हैं। सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इट मीन्स द एंथैल्पी चेंज, सो एंथैल्पी चेंज, अब यहाँ पे भी आपको खुद समझ में आना चाहिए दैट इट इज़ द हीट अमाउंट ऑफ हीट यूजुअली एब्जॉर्बड, क्योंकि आपको सॉलिड को डायरेक्टली कन्वर्ट करना है किस में, वेपर्स में, तो वो खुद नहीं हो सकता है जब तक ना वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। सो एंथैल्पी चेंज दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्बड, हाँ कब, व्हेन वन मोल ऑफ सॉलिड gets directly converted into vapors at a constant temperature। टेम्परेचर यहाँ पे भी क्या लेंगे, कांस्टेंट, पर कौन सा टेम्परेचर, हाँ इट शुड बी नोटेड डाउन दैट इट इज बिलो इट इज बॉइलिंग पॉइंट, है ना, बिलो इट इज बॉइलिंग पॉइंट। ये जो टेम्परेचर होना चाहिए ये बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। सो बिलो इट इज, हाँ ये आप याद रखेंगे, ये जो सब्लिमेशन होती है, सब्लिमेशन का मतलब ये होता है कि जब एक सॉलिड को आप डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे वेपर्स में, बट बिलो इट इज बॉइलिंग पॉइंट एंड एट 1 bar प्रेशर, दैट इज द स्टैंडर्ड स्टेट, है ना। और यहाँ पे भी ये जो आपका सॉलिड होना चाहिए इट शुड बी इन प्योर फॉर्म, तभी इसको हम बताएंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, है ना, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस इन व्हेन द रिएक्टेंट्स आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। आई होप कि ये आप क्लियर हुआ होगा। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड एट 1 bar प्रेशर एंड व्हेन द रिएक्टेंट्स आर इन देयर प्योर फॉर्म। तो बताओ मुझे कितनी एंथैल्पी चेंज होगी जब 1 मोल सॉलिड को आप डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे इनटू वेपर्स, तभी उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस है विच अंडरगो सब्लिमेशन, जैसे आयोडीन है, जैसे नेप्थलीन है, जैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ना, बहुत सारे हैं विच अंडरगो सब्लिमेशन। अमोनियम क्लोराइड है। ओके, लेट मी गिव द एग्जांपल। जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इट्स आल्सो नोन एज ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस, बिकॉज इट लुक्स जस्ट लाइक आइस, पर ड्राई इसलिए कहते हैं बिकॉज इट डज नॉट वेट आवर हैंड्स, है ना। अगर हम आइस लेंगे अपने हैंड के अंदर, है ना, हाथों में, तो हाथों को वो वेट करता है, पर ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज़ ड्राई, इट इज़ नोन एज ड्राई आइस बिकॉज इट डज नॉट वेट आवर हैंड सिंपली। अब ये जो है इसको कन्वर्ट करना है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वेपर्स, दैट मीन्स गैस के फॉर्म है। सो ये ड्राई आइस था, अब यहाँ पे इसके हमने बना दिए वेपर्स। तो जब ये वेपर्स में कन्वर्ट होगा, हाँ मुझे आप बता सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड किस टेम्परेचर पे सब्लाइम होता है, 195 केल्विन पे। सो दिस इज एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर बिलो इट इज बॉइलिंग पॉइंट, ये हाँ बॉइलिंग पॉइंट से कम है, एट 195 केल्विन temperature solid carbon dioxide gets converted into these vapors, that means the gaseous carbon dioxide state, and at that time how much enthalpy change occurs there, so that is the enthalpy of sublimation जो यहाँ पे देखा गया standard enthalpy of sublimation, that is 25.2 kilojoule per mole, 25.2 kilojoule per mole। तो ये आप याद रखेंगे, दिस इज़ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इतनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है जब क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल, हाँ इट इज़ 1 मोल, है ना, ये आप याद रखेंगे, तभी इसको हम कह सकते हैं मोलर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी, बिकॉज वी आर कन्वर्टिंग एक्चुअली, हाँ ये जो डेफिनेशन है इट इज़ फॉर 1 मोल ऑफ ए सॉलिड when it gets directly converted into vapors, so at a temperature below its boiling point and at 1 bar pressure. So this is enthalpy of sublimation, that is 25.2 kilojoule per mole. तो वैसे आप और भी सब्सटेंसेस के लिए देख सकते हैं, जैसे हमारे पास है नेप्थलीन, है ना, नेप्थलीन के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होता है 73 किलोजूल पर मोल। तो आप
ये याद रख सकते हैं। अब ये किस पे डिपेंड करेगा, किसका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या किसका एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन या किसका एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। इट डिपेंड्स ऑन, सो यू विल नोट डाउन दैट इट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ, it depends on magnitude of attractive force. It depends on magnitude of attractive force between the particles of सबस्टेंस, है ना। जो भी सबस्टेंस आपके पास है, चाहे उसका आप देखने जा रहे हो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या उसका आप एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन देखने जा रहे हो या एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, तो अगर जो भी सबस्टेंस आपके पास है उसके अंदर जो पार्टिकल्स है उनके दरमियान अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है पार्टिकल्स के दरमियान, अगर वो ज़्यादा होंगे तो एंथैल्पी चेंज का भी वैल्यू ज़्यादा होगा। दैट मीन्स एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी ज़्यादा होगा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी ज़्यादा होगा। जैसे क्या मुझे आप बता सकते हैं, देखो हमारे पास है वाटर, वाटर भी क्या है, लिक्विड। हमारे पास है एसीटोन, एसीटोन इज आल्सो इन द लिक्विड स्टेट। अब वाटर को भी आप वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे हो और एसीटोन का भी 1 मोल ऑफ वेपर में कन्वर्ट कर रहे हो। सो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ वाटर इनटू वेपर्स एंड सिमिलरली इन ऑर्डर टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ एसीटोन, है ना, इनटू इट इज वेपर्स, मुझे क्या आप मुझे बता सकते हैं आपको एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दोनों में से कहाँ पे ज़्यादा लगेगा, जहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होंगे। तो मुझे पहले बताओ, वाटर के मॉलिक्यूल्स दे आर हेल्ड टू ईच अदर, दे आर अट्रैक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स, राइट। बट एसीटोन के मॉलिक्यूल्स जो है दे आर अटैच्ड विद ईच अदर, दे आर अट्रैक्टेड विद ईच अदर बाय ओनली डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो वो जो वहाँ पे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है वीक है एज कम्पेयर टू द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दैट इज़ वाई वाटर का जो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा है as compared to the enthalpy of vaporization of acetone. So I hope कि आप क्लियर हुआ होगा कि किस पे डिपेंड करता है। It depends on the magnitude of attractive force between the particles of a substance. तो ये था enthalpy change during phase transformation, जिसमें हमने देखा solid into liquid, that is the enthalpy of fusion, and from liquid to vapors, that is the enthalpy of vaporization. और third हमने देखा that is the from solid into directly vapors, that is the enthalpy of sublimation. Now let's solve a numerical on this enthalpy change. So this is the numerical given on your NCERT textbook. That is, a swimmer coming out from a pool is covered with a film of water weighing 18 gram. How much heat must be supplied to evaporate this water at 298 Kelvin? Calculate the internal energy of vaporization at 298 Kelvin. और यहाँ पे आपको दिया गया है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एट 298 केल्विन फॉर वाटर, इट इज़ 44.01 किलोजूल पर मोल। तो यहाँ पे पहले कुछ आप पॉइंट्स याद रखेंगे, वो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। दैट इज़ डेल्टा एच जो होता है किसके बराबर होता है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, है ना। या आपने ये भी पढ़ा है दैट डेल्टा एच जो होता है इट इज़ इक्वल टू डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा एन जी उसके बाद आर टी। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स। और सिमिलरली मुझे बताओ, अभी हमने देखा दैट एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, है ना, तो वो भी आप याद रख सकते हैं। दैट इज़ डेल्टा एच एस यू बी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जो है ये किसके बराबर होगा। देखो पहले यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सॉलिड को डायरेक्टली आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, वेपर्स में। दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, है ना। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जो है that is the change in enthalpy when solid gets directly converted into vapors। मतलब मकसद क्या है, solid को किस में कन्वर्ट करना है, vapors में। तो that means it will be equal to the sum of enthalpy of fusion, क्योंकि यहाँ पे पहले आप solid को liquid में कन्वर्ट कर रहे हो fusion, और उसके बाद liquid को vapors में। so it will be the sum of the enthalpy of fusion plus enthalpy of vaporization. Now let's solve this. देखो यहाँ पे हमें क्या दिया गया, हम यहाँ पे actually from this you can understand that we are having water, it is in the liquid state और 1 मोल है ये हमारे पास, और इसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं
into vapors, that means water गैस, और ये भी यहाँ पे 1 मोल। सो एक स्विमर जो है when it comes out from a pool, so he is covered with a film of water जिसका वेट कितना है 18 ग्राम। तो आपको क्या बताना है पहले, हाउ मच हीट मस्ट बी सप्लाइड टू इवॉपरेट दिस वाटर। तो पहले मुझे बताओ ये जो वाटर है यहाँ पे आप निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो मुझे बताओ दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है, गिवन मास जो यहाँ पे आपको दिया गया है दैट्स 18 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। वाटर का मोलर मास कितना होता है, दैट्स आल्सो 18 ग्राम पर मोल। सो 18 कैंसिल, दैट्स योर 1 मोल। तो आपके पास ये जो 18 ग्राम वाटर है दैट मीन्स आपके पास 1 मोल वाटर है। तो इसी को किस में कन्वर्ट करना है, इनटू वेपर्स में। तो आपको बताना है हाउ मच हीट मस्ट बी सप्लाइड टू इवॉपरेट दिस वाटर, ताकि इस वाटर को आप 1 मोल वाटर को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, 1 मोल ऑफ वेपर्स में। सो एट व्हाट टेम्परेचर, एट 298 केल्विन। किस टेम्परेचर पे, हाँ एट 298 केल्विन। सो बताओ मुझे हीट सप्लाई टू इवॉपरेट दिस 1 मोल ऑफ वाटर कैसे आप निकालेंगे। चलो यहाँ पे मैं लिखूंगा हीट रिक्वायर्ड टू इवॉपरेट 18 ग्राम ऑफ, है ना, हमें कितना इवॉपरेट करना है, 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू n, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स, इनटू डेल्टा H जो यहाँ पे आपको दिया गया है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है ना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो आपको निकालना भी किस पे है, एट 298 केल्विन। तो ये भी दिया गया है 298। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने अभी निकाला, सो दैट इज 1 मोल इनटू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन स्टैंडर्ड, ये भी दिया गया है 44.01 किलो जूल पर मोल। तो दैट मीन्स ये तो वैल्यू सेम आ जाएगा, सो दैट इज इनटू 1, तो ये आ जाएगा 44.01 किलो जूल पर मोल। नाउ यहाँ पे मुझे आप बता सकते हैं, ठीक है ना, हमें क्या आप कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन। वी हैव टू कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी, सो दैट इज दिस वन, डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो बताओ मुझे फ्रॉम दिस इक्वेशन, या फ्रॉम दिस इक्वेशन डेल्टा यू किसके बराबर होगा, डेल्टा यू जो है दैट्स इक्वल टू डेल्टा एच माइनस पी डेल वी, ठीक है ना, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच, ठीक है ना। अब बताओ मुझे ये जो डेल्टा यू है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा डेल्टा यू वेपराइजेशन, ठीक है ना, तो दैट इज डेल्टा एच वेपराइजेशन माइनस पी डेल वी, या इसको आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन जी आर टी, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई है। हाँ, ये इक्वेशंस ऑलरेडी हमने पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, तो दैट मीन्स पी डेल्टा वी, या वी कैन राइट डेल्टा एन जी आर टी। तो बट हियर नेगेटिव, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं इस वक्त, डेल्टा यू वेपराइजेशन, इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन। तो बताओ मुझे यहाँ पे डेल्टा एच वेपराइजेशन दैट इज हाउ मच, 44.01 किलो जूल पर मोल, है ना, ये किलो जूल पर मोल में यूनिट दिया गया है। सो माइनस डेल्टा एन जी, सो डेल्टा एन जी किसके बराबर होता है, दैट इज द चेंज इन द नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। तो बताओ यहाँ पे गैसियस 1 मोल है, रिएक्टेंट में तो कोई गैस है ही नहीं, ये तो लिक्विड है, सो 1 माइनस 0, तो वो तो 1 आ जाएगा। सो डेल्टा एन जी का वैल्यू 1 इंटू और, है ना, और जो है दैट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, पर इसको कन्वर्ट करेंगे किलो जूल में, तो 1 जूल कितना किलो जूल होता है, 10⁻³ किलो जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है ना, इनटू टेम्परेचर, दैट्स टेम्परेचर इज गिवन 298 केल्विन। सो आई होप कि यहाँ से आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। देखो पर मोल और पर मोल कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपके पास है ये पर केल्विन, और यहाँ पे आपके पास है केल्विन, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपको बचेगा ये जो आ जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इट विल कम इन किलो जूल्स। सो व्हेन यू सॉल्व दिस, तब आपको वैल्यू क्या आ रहा है, क्या मुझे आप बता सकते हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू कमिंग,
किसी ने ये सॉल्व किया आप में से तो आप बता सकते हैं इसका वैल्यू। सो इट विल कम आउट टू बी 41.53 किलोजूल। So this is your internal energy of vaporization at 298 Kelvin. So hope that you have understood this. तो आज के टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे।